हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मीन के कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको एक सिस्टमैटिक वे के जरिए सॉल्व किया जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आर द स्टेप्स वी यूज टू फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। ह्यूमन्स आर नेचुरली क्वाइट गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग के इंसान जो है वो फितरी तौर पर कुदरती तौर पर मसाइल को हल करने में अच्छा है। और कोई भी पर्सन है तो उसको ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है और उसे वो मसाइल हल करने पड़ते हैं इंडिविजुअली और ग्रुप के तौर पर एज ए फैमिली मेम्बर। और ज़ाती तौर पर कई मसाइल होते हैं स्कूल में, घर में, अपने सोशल सर्कल में डिफरेंट किस्म के मसाइल जो हमें एक पर्सन को पेश आते हैं जिन्हें उसे सॉल्व करना पड़ता है और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो इस तरह जब वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है तो उसकी जो लर्निंग है वो इंक्रीज होती है और वो बहुत कुछ सीखता है और फिर उसका एक बैकग्राउंड जो है वो सेट होता जाता है प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। और उसका जो एटीट्यूड है वो मैच्योर भी होता है और क्रिटिकल हो जाता है, चीज़ों पे सोचना डिफरेंट एंगल्स से ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है ये जॉन डेवी से बिलोंग करता है, यानी जॉन डेवी ने इसको पेश किया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को। और जॉन डेवी का ही नज़रिया है ना कि लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी स्टूडेंट्स जो हैं या लर्नर्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और फिर इस तरह से वो बेहतर तरीके से जो है वो लर्निंग कर पाते हैं और वो लर्निंग उनकी कंटिन्यूस और फिर देर पा होती है कि हमेशा वो उसको उनको वो जो लर्निंग इस तरह से वो सीखते हैं वो याद रहती है, वो भूलती नहीं है। अब एक अच्छे प्रॉब्लम्स के कुछ खुसूसियात होती हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम्स मतलब अच्छे प्रॉब्लम की क्या खुसूसियात होती हैं। तो यॉकम और सिम्पसन कहता है कि अ गुड प्रॉब्लम फॉर टीचिंग पर्पस इज क्लियर, डेफिनेट, इंटरेस्टिंग, थॉट प्रोवोकिंग, अंडरस्टैंडेबल, सूटेबल एंड ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू, के उसके साफ वाजे हो, दिलचस्प हो, थॉट प्रोवोकिंग हो, यानी उससे कुछ ना कुछ तहरीक मिले, ख्यालात उभरे और फिर समझ में आने वाली हो और मुनासिब और इखलाकी इकदार के मुताबिक हो, अमली इकदार के मुताबिक हो, यानी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लेवल होनी चाहिए, समझ में आने वाली हो ताकि उसे स्टूडेंट्स हल भी कर सकें, ना तो वो इतनी मुश्किल हो कि उसको समझना ही मुश्किल हो जाए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स अब लाइफ में आने वाली रोजमर्रा जिंदगी से भी होती हैं। फिर एजुकेशनल, हम जो बात कर रहे हैं हम वो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि हम एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो स्टडी के अंदर डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जो भी सिलेबस होता है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जरिए टैकल करना। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं प्रॉब्लम्स की, अच्छे प्रॉब्लम की, उसमें यह है कि प्रॉब्लम रियल लाइफ से लिया गया हो। ठीक है, इट शुड बी अ रियल प्रॉब्लम टेकन फ्रॉम रियल लाइफ। और फिर तालीमी अहमियत हो उसमें प्रॉब्लम की, यानी एजुकेशनल वे से भी वो बहुत यूजफुल हो। इट शुड बी एन एजुकेशनली सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। और इसके अलावा स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट शुड अराइज आउट ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट दे मे फील दैट इट इज देयर ओन प्रॉब्लम विच दे हैव टू सोल्व, के उनको इस तरह से फील हो कि वो उनका अपना मसला है और वो फिर उनको वो हल करना ही करना है, हल करना पड़े उनको हर सूरत में। और फिर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लेवल होना चाहिए कि वो मसलन कि अगर स्टूडेंट्स जो है वो हाई क्लास का है या मिडिल क्लास का है या यूनिवर्सिटी लेवल का है, तो जिस लेवल का स्टूडेंट हो प्रॉब्लम भी उसी लेवल का हो। ये नहीं कि प्रॉब्लम तो आप बीए लेवल का हो और स्टूडेंट जो है वो मैट्रिक लेवल का हो, या फिर प्रॉब्लम मैट्रिक लेवल का हो जाए और स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल का हो। तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉब्लम हो। फिर थॉट प्रोवोकिंग हो और इट मस्ट स्टिमुलेट थिंकिंग एंड रीजनिंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स की तरफ जो है वो उनके जहनों को तहरीक दे, उनके अंदर थिंकिंग की जो एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप करे और वो दलाइल ढूंढने का वो जो एक रवैया है जिसके ज़रिए मसाइल को हल किया जाता है वो उनके अंदर पैदा हो। मिसाल के तौर पर CID एक सीरीज़ चलती है टीवी पर, तो उसमें उनको डिफरेंट किस्म के केसेस आते हैं, फिर वो उन केसेस से रिलेटेड जो है मसाइल को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उस केस को सॉर्ट आउट करते हैं।
उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं उसका पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रॉब्लम के मौजूद हों, वो वाला प्रॉब्लम जो है वो एक टीचर की तरफ से क्रिएट किया जाए जिसके कोई पॉसिबल सॉल्यूशंस हों और टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, उसके बाद स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। ये जो स्टेप्स हैं इनके सीक्वेंस को आपने जहन में रखना है कि किसी भी दूसरे तीसरे स्टेप के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सेकंड स्टेप, टेल थर्ड स्टेप। तो कोई तीसरा चौथा पांचवा किसी भी स्टेप के बारे में सीक्वेंस के एतबार से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है वो रिकग्नाइजिंग द प्रॉब्लम, के सबसे पहले तो मसले को पहचानना है, उसकी शनाख्त करनी है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर, तो इसके कुछ जाहिर है जब सिस्टमेटिक प्रोसीजर है तो कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे। तो जॉन डेवी की तरफ से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्टेप्स सजेस्ट किए गए हैं वो ये 7 स्टेप्स हैं, जिनमें सबसे पहले रिकग्नाइजिंग द प्रॉब्लम है, यानी कि मसले की जो है वो शनाख्त की जाए कि मसला है क्या। तो टीचर की तरफ से सबसे पहले नंबर पर इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए जिसमें स्टूडेंट्स ये महसूस करें कि मसले को हल करना चाहिए या कुछ ना कुछ मुश्किल है, कोई उलझन है जिसको हल करने की ज़रूरत है, या फिर वो ये फील करें कि मतलब कुछ नया करने की ज़रूरत है, यकसानियत आ चुकी है तो कुछ नया करके लाएं, यानी कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत महसूस हो, इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए। और फिर दे मस्ट फील एंड रिकग्नाइज दैट इट इज़ देयर ओन प्रॉब्लम, फिर उनको ये फील हो और वो शनाख्त करें कि ये उनका अपना मसला है और फिर उन्हें ही ये सॉल्व करना है। दूसरे नंबर पर है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाए, उसकी वजाहत की जाए। पहले तो ये मतलब शनाख्त की गई ना कि यहाँ कोई मसला है, कोई उलझन है जिसको हल करने की ज़रूरत है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 40 की क्लास है, 30 की क्लास है, एक आपका स्टूडेंट है जो बहुत लाइक है और आप महसूस करते हैं कि वो चंद दिन से मुसलसल परेशान है, तो आपने रिकग्नाइज की एक बात, ठीक है। फिर आप उसको बुलाएं, उससे मसले का हल पूछें, तो फिर नेक्स्ट स्टेप। तो पहले तो ज़रूरत ये महसूस है कि मसले की शनाख्त की जाए कि मसला है क्या, फिर कोई मसला मौजूद है। उसके बाद डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम की वजाहत की जाए, ठीक है। अब उसकी वजाहत जो है वो बहुत ज़रूरी है कि वो साफ हो, वाज़ेह हो, समझ में आने वाला हो और स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग हो। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द प्रॉब्लम मस्ट बी पिन पॉइंटेड बाय द पीपल्स, ठीक है, कि वाजे एक ट्रैक हो कि इस ट्रैक पे चल के जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे कि एग्ज़ाम्स देने हैं 10th क्लास के देने हैं, चलें फॉर एग्जांपल। तो फिर ये मसला है, फिर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में आ जाएगा कितने सब्जेक्ट्स हैं, उनका सिलेबस क्या है, और फिर उनकी जो है वो तरीकाकार क्या है। उसके बाद कलेक्टिंग द रेलिवेंट डाटा, फिर मुतलका सब्जेक्ट्स की बुक्स जो हैं, नोट्स, सब कुछ कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग द डाटा, फिर उनको पढ़ा जाएगा, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार किया जाएगा, फिर एग्जाम्स के हवाले से इनको एवेल्युएट किया जाएगा, उनका एनालिसिस किया जाएगा, और लास्ट पर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस या फिर टेंटेटिव सॉल्यूशन, यानी कि फाइनल जो है टेस्ट सेशन हो जाएगा, फिर प्रिपरेशन का एक मफरूज़ा कायम हो जाएगा कि जी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, फिर अराइविंग एट द फाइनल सॉल्यूशन यानी एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है। और पर जब रिजल्ट आ जाएगा तो वेरिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आप ये मिसाल दी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कलेक्टिंग द रेलिवेंट डाटा। सबसे पहले मसले की शनाख्त होनी चाहिए, फिर उसकी तारीफ की जाए, उसको वजाहत के साथ बयान किया जाए, उसके बाद उससे हल करने के लिए जो रिलेटेड डाटा है उसको कलेक्ट किया जाए। तो दिस जो कलेक्टिंग डाटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि स्टूडेंट्स जो हैं या लर्नर्स जो हैं वो मसले से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करें, और इसमें उनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। इस स्टेप में कलेक्टिंग द रेलिवेंट डाटा में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तभी ही वो एग्जैक्ट और दुरुस्त डाटा जो है वो कलेक्ट कर पाता है। दिस मीन्स दैट द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड सो कलेक्ट ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, कि मसले को हल करने के लिए जितने भी मुतलका डाटा है हर पहलू को देखते हुए उसे कलेक्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग द डाटा, फिर उनको तरतीब दी जाए स्टेप बाय स्टेप। आफ्टर डाटा कलेक्शन
The pupils are required to arrange and organize the data systematically. This is the data is also to be properly evaluated so that only the essential data is organized and systemized. कि इसमें फिर जब तरतीब आ जाती है और एवेल्युएशन हो जाती है तो फिर जो मुतलका और ज़रूरी डाटा होता है वही शामिल किया जाता है मसले को हल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा स्टेप जो है वो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, और इसको टेंटेटिव सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है। दो नाम है इसके, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और टेंटेटिव सॉल्यूशंस के आर्जी हल या एक मफरूजा कायम करना। ठीक है, तो जो डाटा कलेक्ट किया गया उसकी बेस पर, उन मालूमात की बुनियाद पर एक हाइपोथेसिस कायम कर लिया जाता है और मुमकिन जो उसके हल हैं वो लिख लिए जाते हैं या पेश कर दिए जाते हैं। और 6 नंबर पर है अराइविंग एट द फाइनल सॉल्यूशन, और टेंटेटिव सॉल्यूशंस जितने भी हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस किया जाता है, फिर उनके गुड और बैड पॉइंट्स को नोट डाउन किया जाता है, फिर जो उनमें से मुनासिब तरीन होता है वो फाइनल सॉल्यूशन के लिए आ जाता है। ठीक है, बाकी जितने भी रेलिवेंट हैं या जिनमें इशू है उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। और लास्ट पर है वेरिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो फिर द बेस्ट सॉल्यूशन अराइव्ड एट मे बी वेरीफाइड वंस अगेन टू बी डेफिनेट अबाउट इट्स वैलिडिटी, कि जितनी दफ़ा भी उसको वेरीफाई किया जाए उसकी वैलिडिटी बरकरार रहे। ये नहीं कि एक दफ़ा वेरीफाई किया है तो कुछ और रिजल्ट आए, दूसरी दफ़ा कुछ और आए, तीसरी, बल्कि हर दफ़ा वही रिजल्ट आना चाहिए। तो फिर वैलिडिटी जो है यानी उसका मयार जो है वो बरकरार रहता है कि प्रॉब्लम जो है उसको अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया गया है। नेक्स्ट है जी रोल ऑफ टीचर, के प्रॉब्लम को हल करने में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर एक टीचर का किरदार क्या होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर का कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर हर स्टेप पर स्टूडेंट्स को गाइड करना। ठीक है, सबसे पहले तो एक टीचर ने उस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करना है जो स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग हो, फिर वो उसको सिलेक्ट करें स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर एजुकेशनल सिग्निफिकेंस और वैल्यूज़ का जो है वो हामिल हो, यानी तालीमी नुक्ता नज़र से अहम प्रॉब्लम हो, ये नहीं कि सिर्फ टाइम वेस्टिंग हो उसके अंदर। तो ये टीचर का किरदार होता है कि वो कौन सा प्रॉब्लम्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करे या किस प्रॉब्लम की तरफ उनको लेकर जाए। और इसके बाद एक टीचर जो है उसने हैज़ टू गाइड द पीपल्स, के स्टूडेंट्स लर्नर्स जो भी आपके हैं कि उन्हें गाइड करना पड़ता है एक टीचर को। अगर सिर्फ वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करके छोड़ दे तो वो अपने आप तो नहीं हल कर पाएंगे। टीचर एज ए सुपरवाइज वर्क करता है। आप कह लें कि जिस तरह एमफिल के पीएचडी के थीसिस लिखे जाते हैं तो उसमें थीसिस एक मसला ही होता है जिसे स्टूडेंट्स ने सॉल्व करना होता है, तो उसमें सुपरवाइज़र जो है वो अपने स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को गाइड करता है जिसके मुताबिक फिर वो थीसिस को लिखते हैं और फिर उसे अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, तो इसी तरह एक टीचर जो है वो मुसलसल गाइड करता है उन्हें और डाटा कलेक्ट करने में उनकी हेल्प करता है। फिर he has to pay individual attention to the pupils and help them in evaluating and organizing the collecting data। जो भी डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है इंडिविजुअली वो हर स्टूडेंट्स पे फोकस कर रहा होता है और उनकी हेल्प कर रहा होता है, उनके काम को देख रहा होता है। तो इस तरह जो एक टीचर है वो ये भी देख लेता है कि कौन सा स्टूडेंट्स कितनी एफर्ट कर रहा है मसले को हल करने के लिए, और स्टूडेंट्स के आईक्यू लेवल, उनकी एबिलिटीज़ के बारे में एक टीचर जो है उसे इस प्रोसेस से गुजरने के बाद ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो यानी कुछ फ़ायदे जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के, तो उनमें सबसे पहले ये है कि स्टूडेंट्स लर्न टू वर्क इंडिपेंडेंटली, क्या आज़ादाना तौर पर जो है वो सीखते हैं